बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 5 किसान और मुलाजिम शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। यानी कि कोई भी वो कहानी, ड्रामा, नज़्म, वाक़या, हदायत सुने तो इतनी तवज्जो के साथ सुने कि अगर उससे मुतालिक उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उन्हें उसका सवाल का जवाब देना आता हो, वो उनके अंदर इतना एतमाद हो या वो इतनी समझ बूझ रखते हों कि वो उसके मुताबिक सवालात के जवाबात दे सकें। इस सिलसिले में हमारे मश्क में सरगर्मी नंबर 6 पर भी एक वाक़या दिया गया है। उस वाक़या को पढ़ने के बाद आखिर में कुछ सवालात दिए गए हैं। इन सवालात से भी आप बच्चे का फ़हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जब आप बुलंद ख़वानी करवा रहे हों, बच्चों को सबक की रीडिंग करवा रहे हों, तो इस दौरान भी वक्तन फ़वक्तन आपने बच्चों का फ़हम मालूम करने के लिए और ये मालूम करने के लिए कि आया बच्चे तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं, आप वक्तन फ़वक्तन मुख्तसर सवालात भी पूछ सकते हैं। मुख्तलिफ़ समई ज़राए से सुनकर कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर की निशानदही कर सकें। यानी कि बच्चे इस काबिल हो सकें कि जब भी वो मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या टीवी पर अगर कोई चीज़ सुनते हैं, नज़्म है, कहानी है, ड्रामा है या फिर कोई ख़बर है, कोई ऐलान है, कोई हदायत की जा रही है, तो उनको इनमें फ़र्क करना आना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि ऐलान किस तरह से किया जाता है, हदायत कैसे दी जा रही होती हैं, ख़बर कैसे नशर की जाती है। तो इस मकसद के लिए आप कमरा जमात में मोबाइल या कंप्यूटर पर इस तरह की सरगर्मियाँ करवा सकते हैं जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ़ ऐलानात, ख़बर, हदायत या गुफ्तगू सुनवाएं और फिर बच्चों को उनमें फ़र्क करना सिखाएं कि आया ये गुफ्तगू की जा रही है, ये हदायत दी जा रही हैं, यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है, नज़्म किस तरह से पढ़ते हैं और कहानी कैसे सुनाई जाती है। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में सरगर्मी नंबर 4 पर एक कालम दिया गया है। वहाँ कालम अलिफ में मुख्तलिफ़ जो अज्जा बताए गए हैं, ख़बर, कहानी, ऐलान, और कालम बे में इससे मुतालिक एक जुमला दिया गया है। बच्चों ने क्या करना है कि उस कालम अलिफ में जो लफ्ज़ दिया गया है उसको कालम बे में दिए गए जुमले से मिलाना है। तो इस तरह से और मज़ीद सरगर्मियाँ भी आप बच्चों को करवा सकते हैं ताकि बच्चे इस काबिल हो जाएं कि ये जो हासिलाते ताल्लुम है वो हासिल कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ सकें। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये हासिलाते ताल्लुम में ये हासिल करना सबसे आसान है क्योंकि हमारे पास एक पूरा सबक दिया गया है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक सबक बच्चों को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाना है। पहले आप ख़ुद उसकी बुलंद ख़वानी करेंगे, उसके बाद फिर जो अच्छे तुलबा हैं जिनके बारे में आपको यकीन है कि उनकी बुलंद ख़वानी और तलफ़्फ़ुज़ और रवानगी बहुत अच्छी है, पहले उनसे इबारत की बुलंद ख़वानी करवाएं। उसके बाद फिर उन तुलबा की तरफ जाएं जिनको थोड़े से मसाइल पेश आते हैं। तो इस तरह से पूरी क्लास, पूरी जमात के बच्चे जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और रवानी के साथ पढ़ सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप बच्चों को सबक की बुलंद ख़वानी करवा रहे हों तो इस दौरान वक्फ़े से बच्चों का फ़हम मालूम करने के लिए मुख्तसर सवालात उनसे पूछते रहें। इससे बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि जब वो एक तवील इबारत पढ़ेंगे तो उसके इख्तिताम पर जो सवालात दिए गए होंगे उन सवालात के जवाबात देना उनके लिए आसान हो जाएगा।
لیکن ایک چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب پہلے آپ نے خود سے نہیں دینا، پہلے آپ نے بچوں سے سوال کا جواب معلوم کرنا ہے۔ درست جواب کے حصول کے لیے آپ ان کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں، لیکن بچے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ سوال کا جواب خود دے۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ وہ جواب غلط دے یا اس کے جملوں میں کوئی ربط نہ ہو، روانگی اس کے جملوں میں کوئی ربط نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ بچے سیکھ جائیں گے اور یہ سب کچھ مشق کرنے سے ہی آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہماری مشق میں سوال نمبر 1، 2 جو ہیں وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ نثری تحریر میں امتیاز کر سکیں۔ جی، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ مختلف جو نثری تحریر ہیں ان میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ کہانی لکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیشہ کہانی اس طرح سے شروع کی جاتی ہے، ایک دفعہ کا ذکر تھا، کسی زمانے کی بات ہے، جب اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب خبر دی جا رہی ہوتی ہے تو خبر کا بھی ایک مختلف جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، جو سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خبر جب بتائی جا رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے جب ہدایات دی جا رہی ہوتی ہیں تو بھی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے، کل یہ سب کچھ ہونا ہے یا آج یہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں پر جب آپ نے آنا ہے تو یہ ساری ہدایات ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ زیادہ تر ایسی ہدایات جو ہیں وہ مختلف پوائنٹس کی شکل میں جو ہے نکات کی شکل میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کی آپ نے رہنمائی کرنی ہے کہ وہ نثری تحریر میں کیسے فرق کر سکتے ہیں۔ عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، کہانی لکھنا ایک بہت ہی دلچسپ اور صحت مند سرگرمی ہے اور بچے یہ سرگرمی بہت خوشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، لیکن آپ نے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ کہانی ہوتی کیا ہے۔ کہانی زندگی کا کوئی واقعہ، آپ بیتی، من گھڑت قصے یا احوال کو کہتے ہیں۔ کہانی کی کئی اقسام ہوتی ہیں: حقیقی اور فرضی، تاریخی، سائنسی، معلوماتی، لوک، مہماتی اور دیومالائی وغیرہ۔ کہانی لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ اصول آپ نے بچوں کے ساتھ ان اصولوں پر آپ نے بچوں کے ساتھ ضرور بات چیت کرنی ہے۔ وہ اصول کون کون سے ہیں ہم اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ کہانی کی زبان سادہ ہونی چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہانی کا عنوان ضرور لکھنا چاہیے۔ کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق یا نتیجہ ہونا چاہیے۔ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف اجزاء پر بنیاد رکھ کر آپ بچوں سے کہانی لکھوا سکتے ہیں۔ وہ اجزاء کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ نے عنوان جو ہے وہ اس کا سوچنا ہے، وہ ترتیب دینا ہے کہ عنوان کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کردار کتنے ہونے چاہیے، یہ پہلے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر واقعات کی ترتیب ہمیشہ ایک ایسی ہونی چاہیے کہ آگے پیچھے نہ ہو، کہ ایک واقعہ ہے اور اس کے بعد پھر اگلا واقعہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ پھر پیچھے چلے جائیں کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسے ہوا تھا۔ واقعات کو بڑی ترتیب کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ نقطہ عروج یعنی کہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسپینس ہونا چاہیے، کہ اس کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اچھا اب آگے کیا ہوگا، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی جو ہے سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے، اہم نقطہ ہوتا ہے جہاں پر ہم قاری کو لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اختتام میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اختتام یا نتیجہ۔ عروج کے بعد پھر نتیجے کی طرف آنا ہے، اختتام کی طرف آنا ہے، اور یہاں پر ہی آپ نے اصلاحی نتیجہ بھی بیان کرنا ہے، اور جس کو ہم اخلاقی نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ جی، سب سے پہلے آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کی ابھی پچھلے سبق میں ہم نے خاص و عام کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ اقسام پڑھی تھی۔ اس سبق میں ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم مصدر ہے، اسم مشتق ہے، اسم جامد ہے۔ ہر ایک کی آپ نے بچوں کو تعریف بتانی ہے، اس کی مثالیں دینی ہیں، اور یہ کس طرح سے بنتا ہے یہ بھی آپ نے بچوں کو بتانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہماری مشق میں سرگرمی نمبر
9 दी गई है इसम की अक़साम बिलहाज़ बनावट। तो ये बच्चों को आपने समझानी है, बच्चों से इसके बारे में मशक़ करवानी है। जितनी ज़्यादा आप बच्चों को मशक़ करवाएंगे उतना ही उनका ताल्लुम जो है वो पुख्ता होगा। नसर पढ़कर खुलासा लिख सकें। जी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। बच्चे जब अपना सबक पढ़ते हैं तो उसके बाद उनको ये आपने बताना है कि इस सबक को अपने अल्फाज में बयान करें, लेकिन इसको बयान करने के लिए कुछ उसूल होते हैं और वही उसूल खुलासा लिखने के उसूल कहलाते हैं। वो उसूल बच्चों को आपने हर बार ज़हन नशीन करवाने हैं, दोहराने हैं, ताकि बच्चे उन पर अमल कर सकें और उसके मुताबिक खुलासा लिख सकें। तो आइए देखते हैं कि वो उसूल कौन कौन से हैं। वो उसूल है, खुलासा अपने अल्फाज में लिखना चाहिए, वाक़यात की तरतीब दुरुस्त होनी चाहिए, असल इबारत का निचोड़ होना चाहिए, गैर ज़रूरी अल्फाज से गुरेज करना चाहिए और ख़ुलासा असल इबारत का 1/3 होना चाहिए। और इन उसूलों को मद्देनज़र रख कर जब बच्चे ख़ुलासा लिखेंगे तो वो इंशाल्लाह बेहतरीन ख़ुलासा होगा और बच्चों के अंदर एतमाद भी पैदा होगा और वो इससे आगे बढ़कर इससे ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। मुहावरात को पहचान कर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि मुहावरात होते क्या हैं। मुहावरा जो है वो जब अल्फाज अपने असली मानों की बजाय गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किए जा रहे हों तो वो मुहावरा कहलाता है। मुहावरा का मतलब रोज़ाना बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर मुहावरा है पानी फेर देना। अब अगर इसके हकीकी मानों में जाएं तो पानी फेर देना का मतलब ये है कि किसी जगह के ऊपर पानी गिरा देना, लेकिन यहाँ पर मुहावरा का मतलब गैर हकीकी मानों में अगर हम देखें तो वहाँ पर आ जाता है ज़ाया कर देना, मेहनत ज़ाया कर देना। तो इस तरह से बच्चों को आपने मुख्तलिफ मिसालें देकर मुहावरा का पहले मानी समझाना है कि मुहावरा का गैर हकीकी मानी क्या होता है और उसके बाद फिर बच्चों को मुहावरा का जुमलों में इस्तेमाल सिखाना है। क्योंकि जब तक बच्चों को मुहावरा का मानी नहीं आएगा कि इस मुहावरे के गैर हकीकी मानी क्या हैं, हकीकी मानी नहीं गैर हकीकी मानी, क्योंकि मुहावरा हमेशा गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों को पहले उनके मानी बताएं और उसके बाद फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल बताएं। हमारे पास मश्क में सरगर्मी नंबर 11 पर कुछ मुहावरात दिए गए हैं। इन मुहावरात से भी आपको मदद मिल सकती है बच्चों का ताल्लुम पुख्ता करने के लिए, उनका फ़हम जो है वो उनका के फ़हम के लिए। लेकिन इसके अलावा भी हमारी उर्दू ग्रामर की जो किताब है गौहर आफरीन उर्दू, उसमें भी मुहावरात दिए गए हैं। वहाँ से भी आप बच्चों को मुहावरात के बारे में उनका ताल्लुम पुख्ता करने के लिए मदद ले सकते हैं। मुतशाबा अल्फाज की बिलहाज़े एराब पहचान और इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो अपने तलफ़्फ़ुज़ से ज़रा मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनकी इमला एक जैसी होती है। तलफ़्फ़ुज़ कब मुख्तलिफ होता है? जब उनके ऊपर एराब लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लफ्ज़ देखें पे और लाम, अगर इसके ऊपर पे के ऊपर ज़बर लगा दी जाए तो पल, और अगर पे के ऊपर पेश लगा दी जाए तो पुल। पल का मतलब लम्हा होता है और पुल जो है वो दरिया या नहर या किसी चीज़ के ऊपर जो पुल बनाया जाता है गुज़रने के लिए, उसको कहते हैं। तो देखें सिर्फ अराब लगाने से अल्फाज के मानी में कितनी तब्दीली आ गई। और यही चीज़ आपने बच्चों को समझानी है कि किस तरह से अराब लगाकर हम जो मुतशाबह अल्फाज हैं, जो इमला के हिसाब से, इमला के लिहाज से एक जैसे हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अराब लगाकर उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो समझ सकते हैं, तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में दी गई सरगर्मी नंबर 10 जो है वो भी हमारी मदद कर सकती है। लेकिन इस सरगर्मी से हटकर भी आपने बच्चों को कुछ और अल्फाज उनसे पता करवा लेने हैं, उनसे मालूम कर लेने हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से अल्फाज हो सकते हैं जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हैं, लेकिन जब हम उन पे अराब लगा देते हैं तो फिर उनके मानी जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। जुमले सादा, मुरक्कब और मुहावरात की मदद से बना सकें। जुमले बनाना भी एक बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी है। बच्चे बड़े शौक़ से जुमले बनाते हैं, लेकिन आपने बच्चों को ये चीज़ भी वाज़ेह करनी है कि सादा जुमला क्या होता है जिसमें एक बात कही गई हो, मुरक्कब जुमला क्या होता है जिसमें 2 बातें कही गई हों, और मुहावरा क्या होता है जो हम गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने रखकर बच्चों से अपने जुमले बनवाने हैं। इस मकसद के लिए हमारे
سبق میں دیا گیا سوال نمبر 5 جو ہے اس سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ سبق میں سے مختلف الفاظ منتخب کریں اور بچوں سے ان کے جملے بنوائیں۔ بڑے شوق سے بچے یہ جملے بنائیں گے اور یہی سرگرمی ان کو مضمون، خلاصہ، کہانی، مکالمہ یہ سب کچھ لکھنے میں مدد دے گی۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی تدریسی مواد دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں